पता नहीं क्यों कोयल आज फिर गुमसुम सी हो गई। कुछ ही क्षण में कुर्सी पर बैठे बैठे कोयल अतीत में खो गई। उसके सामने अतीत के पन्ने चलचित्र की तरह चलने लगे। सेठ रायचंद की हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। चारों तरफ लाइट, फूल मालाएं, गुब्बारे और अनेक प्रकार की सजाने की सामग्री से सजी हुई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी वहां से निकलता तो एक नजर देखने के लिए ठहर जाता। सजे भी क्यों ना, आज उनकी लाडली बेटी पीहू की शादी होने जा रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। बारात की आवभगत की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ नाचना गाना चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों ने आज वहां डेरा डाल रखा है। हर कोई व्यक्ति बहुत खुश था। सेठ रायचंद हर एक को काम बताते हुए इधर से उधर तेजी से घूम रहे थे। वह बोले, जाओ वेडिंग प्लानर से कहो कि फूल मालाओं की व्यवस्था दरवाजे पर तैयार रखे। मालिक, आप परेशान ना हो, सब कुछ समय पर हो रहा है। परेशान कैसे ना हो, मेरी इकलौती लाडली बेटी पीहू की शादी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। बेटी की शादी में वह दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे थे। बारात दरवाजे पर आने ही वाली थी। अचानक तभी सेठ रायचंद की पत्नी रीमा देवी कुछ घबराई हुई सी अपने पति के पास आईं और धीरे से उनका हाथ पकड़कर एक ओर ले गईं। दोनों पति पत्नी भागते भागते सीधे पीहू के कमरे में पहुंचे। देखा तो यहाँ पीहू नहीं है। लड़के के माता पिता और बहन ने दरवाजे से ही सेठ जी और उनकी पत्नी को देखा। सेठ रायचंद और उनकी पत्नी परेशान क्यों लग रहे हैं? नंदनी बोली, हाँ माँ, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो दरवाजे पर आने की जगह वह भागते हुए अंदर की ओर क्यों चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। बारात दरवाजे पर खड़ी है और वह आओ भगत न करके गुमसुम से शांत हो गए। वहां एक अलग ही परेशानी आ गई थी। वह इधर उधर अपनी बेटी पीहू को खोज रहे थे। तभी उनकी नजर पीहू के लिखे एक पत्र पर जाती है। पीहू ने लिखा था, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं तो पराग से प्यार करती हूँ। ये बात मैंने तुम्हें बहुत बार बताई, पर आप नहीं माने। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मैं पराग के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मुझे पराग के साथ भागना पड़ रहा है और मैं उसी के साथ जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी पीहू। अब ऐसे समय पर वह करें तो क्या करें। दोनों नीचे आए और विनय के मम्मी पापा को एक तरफ बुलवाया और उन्हें सारी परिस्थिति से अवगत कराया। वह बोले, नहीं नहीं, आपके दरवाजे से बारात खाली नहीं जाएगी। हाँ, आपने बारात का आवभगत नहीं किया, हम आपसे नाराज हैं। आपके परिवार में कोई भी शादी लायक लड़की हो, हम उससे विनय की शादी करने को तैयार हैं। सेठ रायचंद ने अपने परिवार में जिनकी लड़कियां थीं, उनके माँ बाप से बात करी, लेकिन कोई भी इस हालत में शादी करने को तैयार नहीं था। सबने मना कर दिया। तभी सेठ रायचंद की नजर पीहू की बचपन की सहेली कोयल पर पड़ती है। कोयल बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता कैंसर के मरीज थे। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। गरीबी की हालत में पढ़ी लिखी कोयल का रंग थोड़ा दबा हुआ था। नैन नक्श तीखे थे। पढ़ने में काफी होशियार थी। सेठ रायचंद कोयल से बोले, बेटा, मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। उन्होंने सारी बात कोयल को बता दी। कहा कि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देंगे। लोग काफी अच्छे हैं। तुम्हें एक अच्छा घर परिवार मिल जाएगा और तुम खुश रहोगी। कोयल ये सब बात सुनकर कुछ क्षण सोचकर शादी के लिए तैयार हो गई। अब उसकी शादी विनय से हो गई। अगली सुबह कोयल आंखों में अपनी सुनहरी जिंदगी के सपने लिए ससुराल पहुंची, लेकिन जल्दी उसका भ्रम टूट गया। उसको पता लग गया कि विनय के माता पिता बहुत लालची और उसकी शक्ल सूरत से बिल्कुल प्यार नहीं करने वाले थे। आने के थोड़ी देर बाद ही विनय की माँ रेखा देवी हाथ नचाते हुए आईं और बोली, महारानी साहिबा, बैठी रहोगी? उठो। हमें तो इतनी बदसूरत लड़की से अपने विनय की शादी नहीं करनी थी। पता नहीं तुम ही हमारे हिस्से आई हो। उसे तो शादी के बाद तनिक भी ससुराल वालों से लाड़ प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी सास ने काम का पूरा बोझ डाल दिया। जरा सी गलती होने पर कभी उसकी सास, कभी उसकी नंद, उसके ससुर चीखते। एक दिन उसके ससुर रमेश बोले, कोयल, कोई काम ढंग से नहीं करती हो, जरा मन लगाकर काम किया करो। रेखा देवी बोली, महारानी को आता ही क्या है, ना शक्ल की ना सूरत की। हम क्या इसको बैठा कर खिलाने के लिए लाए हैं? हमने तो वह सेठ रायचंद की बात रखने के लिए विनय की शादी को हाँ कर दिया, नहीं तो विनय के लिए राजकुमारी सी लड़की की कमी थी क्या? विनय का व्यवहार तो उसके लिए सास ससुर से भी बदतर था। विनय तो मानो उसको देखना ही पसंद नहीं करता था। विनय चीखते हुए बोला,
क्यों आई हो मेरे कमरे में? चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत नहीं देखनी है। जब से आई हो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विनय अपने पापा रमेश से बोलता है, पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी के लिए नोटिस आया है, वह मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। रमेश बेटा कोई बात नहीं, तुम तो होनहार हो, तुम्हें दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती, मेरी पेंशन आ रही है, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, पेंशन से घर चल जाएगा। लेकिन रमेश के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, क्योंकि उसकी पेंशन में गुजारा नहीं होने वाला था। अभी अभी शादी का खर्चा भी हुआ था। सबने मिलकर सारा दोष कोयल के ऊपर मर दिया। वह जो भी काम करती उसमें सब दोष निकालते रहते। एक दिन उसकी नंदिनी ने कहा, भाभी मेरा सूट प्रेस कर दो। कोयल बोली, तुम भी तो खुद कर सकती हो, अपने कपड़े प्रेस। इतने में रेखा देवी बोलती हुई आई, मेरी बेटी क्यों करेगी कपड़े प्रेस? तू किस लिए आई है? तू क्या सिर्फ रोटी खाएगी? चल मेरी बेटी का सूट प्रेस कर। कोयल मन में सोचती रहती, क्या यही मेरी तकदीर है? कोई बात नहीं, एक न एक दिन इन्हें इनकी गलती का एहसास करा कर रहूंगी कि रंग ही सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी कोई चीज होती है। और बस यही सोचकर वह सब बातें बर्दाश्त कर जाती। आज फिर शर्मा जी के घर से तेज तेज चीखने की आवाजें आ रही थीं। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं, उनके घर से तो रोज ही लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती हैं। वह अपनी नई बहू कोयल पर जोर जोर से चीख रही थीं, अरे ये काली कलूटी, बस सूरत मेरी किस्मत में लिखी थी। जब से आई है तब से मैं तो परेशान हो गई हूँ। जहाँ देखो वहाँ सोसाइटी में लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं और बात भी करना पसंद नहीं करते। कोई बोलता है तेरी बहू का नैन नक्शा कुछ ठीक नहीं है, कोई बोलता है कि कितनी काली है, कोई कोई तो ये भी बोल देता है, कहाँ से उठा लाई हो इतनी बदसूरत बहू। इतने में उनकी बेटी नंदिनी आती है और बोलती है, हाँ हाँ, लोग हमें देखकर घुसर फुसर करनी शुरू कर देते हैं। अब तो सोसाइटी में हमारी पहले जैसी इज्जत भी नहीं रही। इट्स टू इरिटेटिव नाउ। ये तो हमारे ही मत्थे मर गई, हमारे घर आने से पहले ही क्यों नहीं मर गई? इतने अरमान थे कि मेरे अपने विनय के लिए मैं चांद सी दुल्हन लाऊंगी। ओ फायरी मेरी किस्मत, बेटे के गले में फंस गई है। क्या क्या सपना नहीं देखा था अपने बेटे के लिए। कोयल बोलती है, मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो सब कुछ पता है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं आपके घर में ऐसे तो नहीं चल कर आ गई, आप लोग शादी करके ब्याह करके लाए हो। रमेश बोलते हुए आते हैं, कोयल जब हम लोग तुम्हें कुछ बोलते हैं तो चुपचाप सुन लिया करो, बहुओं का कोई हक नहीं हमारे घर में बोलने का। चलो शुक्र है आपने मुझे इस घर की बहू तो बोला, मैं तो इसी बात से खुश हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है पापा जी। बहू पापा जी की ओर मुंह बनाकर चले जाते हैं। रेखा देवी बोल दिया ना अपने ससुर को उल्टा सीधा, जवाब दिए बिना तो रह नहीं सकती कलमुही कहीं की। कोयल की शक्ल उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी उसको बहू बनाकर लाया गया, क्योंकि तब उन्हें सेठ रायचंद की दौलत से प्यार था और विनय भी बिल्कुल परिवार पर ही गया था। कोयल कोयल, विनय आवाज देता है, कोयल मेरी ब्लू टाई कहाँ है? कोयल मुझे क्या पता, आप तो मुझे अपने रूम में घुसने ही नहीं देते, आपकी कबर्ड में ही होगी कहीं, फिर मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारी टाई कहाँ है? जाओ जाओ कोयल यहाँ से, सोसाइटी में दिखाने को तुम्हें मुझसे ज्यादा हैंडसम पति नहीं मिल सकता था। तुम तो इतनी बदसूरत हो कि कोई भी तुमसे शादी ना करे। कोयल वहां से चली जाती है। लड़की ससुराल में और सबकी बातें तो सुन लेती है, परंतु जब पति भी ऐसे बोले तो उस लड़की के दिल पर क्या बीतती है, वह लड़की अपना दिल महसूस कर रह जाती है। कोयल के भी हालात कुछ इस तरह के ही थे। कह लीजिए जब उसका पति उसको पत्नी का दर्जा प्यार और सम्मान ना मिले तो वह लड़की जिंदा लाश बनकर रह जाती है। बस वह इसी उम्मीद पर जीती रहती है कि शायद कल को सब कुछ ठीक हो जाए। कोयल मन ही मन कहती है कि मैं इन लोगों को एहसास दिलाकर रहूंगी कि सुंदरता सब कुछ नहीं होती है, अच्छा दिल होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बहू बनाकर लाया गया है, मैं अपने आप तो नहीं आ गई हूँ। बस इसी उधेड़बुन में वह सोचती रहती है और नीचे आकर सोने की कोशिश करती है, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। उसकी आंखों से तो लगातार आंसुओं की लड़ी बह रही थी। जैसे तैसे उसने अपने आप को मजबूत किया और वह इस हिम्मत के साथ ईश्वर का नाम लेकर सो गई। शायद कल का सूरज उसके लिए कोई नवीन संदेश लेकर आएगा। एक दिन शाम को तो हद हो गई। बिना गुस्से में घर आता है और अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। रेखा और रमेश विनय से बार बार पूछते हैं,
पहले तो विनय कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में बोलता है कि मुझे नौकरी से फायर कर दिया है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रेखा हाथ नचाते हुए बोलती है, हाय हाय मेरा बेटा इतना काम करता था, फिर भी उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। रमेश बोलते हैं, कोई बात नहीं विनय, ये कोई पहली और आखिरी नौकरी तो नहीं है, तुम और नौकरी ढूंढ लो, चिंता मत करो, हर महीने मेरी पेंशन तो आ ही जाती है, उससे घर का गुजारा हो जाएगा। पर रमेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अभी तो वह शादी करके हटे थे, घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी, ये सब तो उन्हीं को सोचना था, और पेंशन से इतना सब कुछ कहाँ हो पाएगा, ये सोचकर विनय भी परेशान था। पर उन्होंने अपने बेटे का मन रखने के लिए ये सब कुछ कह दिया। विनय भी परेशान था। कोयल विनय को समझाने जाती है, विनय परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। विनय कोयल पर लगभग चीखते हुए, क्या ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा, तुम चली जाओ मेरे सामने से, मनहूस कहीं की। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब तुम्हारी वजह से ही मेरी नौकरी गई। मैंने कितनी बार बोला है कि ये अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाया कर। रेखा, रमेश और नंदिनी विजय की नौकरी जाने का इल्जाम भी कोयल के ऊपर डाल देते हैं। बेचारी को रंग रूप और गरीब घर की होने के कारण इतना सुनना पड़ रहा था। वह सोचती है, विनय की नौकरी चली गई है, इसमें मेरा क्या कसूर? हर कोई मुझे ही दोष देता है, क्या करूं? थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। कोयल दरवाजा खोलने जाती है। मैं सिया। सिया विनय के पड़ोस में रहने वाली लड़की है। वह दोनों बचपन में साथ साथ पढ़ते थे। सिया आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। अब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई है, तो वह पड़ोस में अपने दोस्त विनय से मिलने चली आई। सिया की आवाज सुनते ही अंदर से रेखा चहकते हुए, आओ आओ। सिया, तुम लंदन से कब आई? हाँ, अंदर आ, बता क्या लेगी, ठंडा या गरम? नहीं नहीं आंटी, आप ये सब छोड़िए, आइए बैठकर बातें करते हैं। ये कौन है? क्या ये नई कामवाली है? रेखा, नहीं नहीं, कामवाली नहीं। अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अगर तेरी पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं तो विनय के साथ तेरी शादी कर देती। ये विनय की पत्नी है, मनहूस कहीं की। ओह, ये विनय की वाइफ है। ओ माय गॉड, व्हाट फॉरएवर। सिया, आंटी आप तो ऐसा मत कहिए, अब तो ये आपके घर की बहू है, बहू। छी छी, ये कोई बहू है? इसका तो गला घोटने का दिल करता है। अभी हाल में ही विनय की नौकरी चली गई, मनहूस कहीं की। आंटी ऐसा मत कहिए, जैसी भी है तो आपकी बहू ही। चला बैठ, तू तो जानती ही है मेरी कितनी इच्छा थी कि विनय की शादी तेरे साथ कर दूं। इतनी सुंदर, इतनी गोरी, सुशील बहू मुझे मिलती। सिया हंसते हुए, आंटी आप भी ना, चल बता क्या लेगी? कोयल को डांटते हुए, हमारी बातें सुन रही है खड़ी खड़ी, जा सिया के लिए मसाला कोल्ड ड्रिंक बना ला। सिया, आंटी विनय नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? हाँ जा बेटा, ऊपर अपने कमरे में है, जा जा मिल ले उससे, तुझसे मिलकर वह बहुत खुश होगा। तब तक उसकी सास और सिया में जो भी बात हुई थी वह उसने सुन ली थी। मम्मी जी कोल्ड ड्रिंक्स। सिया विनय के कमरे में है, जा उसको कोल्ड ड्रिंक वहीं दे आ। कोयल विनय के कमरे में कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है। ओ डार्लिंग, तुम कब आई? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विनय, मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, पर तुम्हारी वाइफ, माय फुट माय वाइफ, उसको तो हम इतना टॉर्चर करते हैं सब मिलकर कि वह घर छोड़कर चली जाए। तुम छोड़ो उसको, फिर तो हम दोनों। ये सुनकर कोयल में जितनी भी हिम्मत थी सब टूट गई। ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, ये तो उसे पता था, पर उसका पति इतना गिर जाएगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जानकर कोयल को इस घर में रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बची। जैसे तैसे खुद को संभाला और दरवाजा नॉक किया। अंदर से, कौन हो? मैं मसाला कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ। दोनों हंसते हुए, हमें ये नहीं चाहिए, हम दोनों बिजी हैं, तुम ही पी लो। कोयल कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस आ गई। आज की बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। वह बेचारी बनकर नहीं रहना चाहती थी। कोयल ने सारी रात सोचकर रात बिताई। उसकी आंखों से तो नींद मानो गायब ही हो गई थी। उसने सोचा वह बिल्कुल बेचारी बनकर नहीं रहेगी। वह पढ़ी लिखी है और वह काम कर सकती है। कोयल तो काफी पढ़ी लिखी थी। अगली सुबह उसने पहले जिस कंपनी में नौकरी करती थी उसके मैनेजर को फोन लगाया। मैनेजर बोले, वाह कोयल, आज कैसे हमारी याद आ गई, हम तो तुम्हारे काम को हमेशा ही याद करते हैं। कोयल, कुछ नहीं, बस सर किया, मुझे वहाँ नौकरी मिल पाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतने होनहार कर्मचारी की तो हम तलाश करते हैं, और तुम तो वैसे भी यहाँ काम कर कर गई हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम चाहे जब आ सकती हो। कोयल के मैनेजर ने 2 दिन में ही उसको ऑफर लेटर भेज दिया। सैलरी भी अच्छी खासी थी। ये सुनकर कोयल खुश हो गई। सोचा चलो
अपनी सास को बता देती हूँ, वह भी खुश हो जाएंगी। वह अपनी सास रेखा देवी को बताने गई, मम्मी मेरी नौकरी लग गई है। वह बोली, नौकरी करोगी तुम? कितनी सैलरी है? कोयल खुश होते हुए, 1 लाख के करीब है मम्मी जी। अरे वाह। उधर उसके ससुर भी बोले, चलो अच्छा है, बिना के कंधों का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू जा ज्वाइन कर ले। अब कोयल सुबह ऑफिस जाने लगी। अब उसको कोई टॉर्चर करने वाला नहीं था। उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर होने लगी। उसका पूरा दिन तो शांति से कटने लगा। घर पर भी लोगों का व्यवहार थोड़ा ठीक होने लगा। हालांकि कोयल समझती थी कि ये सब परिवर्तन उसकी नौकरी की वजह से है, पर फिर भी उसके मन में सुकून था कि वह दिन भर तो उन लोगों की बातों से बच जाती है। धीरे धीरे विनय का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। दिन पर दिन अच्छा काम करने की वजह से कोयल का जल्दी ही प्रमोशन हो गया। कोयल खुद से बोलती है, प्रमोशन कितना अच्छा लग रहा है। मैंने क्यों नहीं पहले उस घर से निकलकर जॉब तलाशी। इतने दिन तक मैं क्यों उनकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रही। कितने गिरे हुए लोग अब मुझसे पैसों की वजह से ही घर पर रखे हुए हैं। एक रात कोयल विनय के कमरे में जाती है। विनय, मैं तुम्हारा डिनर लेकर आई हूँ। विनय बोला, हाँ मैंने ही माँ को बोला था। डिनर रखकर कोयल नीचे जाने लगी। विनय बोला, कितना काम करोगी, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना। शादी के 2 साल बाद ये सब नाटक है, झूठ है, फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह विनय से प्यार जो करती थी। विनय बोला, और सुनाओ, कंपनी का काम कैसा चल रहा है? रात भर बातें करेंगे। इतनी कम देर बात करके मेरा मन नहीं भरा। आओ मेरे पास बैठो, सारी रात आराम से बातें करेंगे। कोयल ये जानते हुए भी कि ये सब नाटक है, दिखावा है, फिर भी विनय की बात मान ली। सुबह हो गई। कोयल तैयार होकर विनय के कमरे से बाहर निकली तो रेखा ने देख लिया। रेखा बोली, खबरदार, जो तूने मेरे लड़के को फंसाने की कोशिश की, बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आगे कुछ गुल खिलाए तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। कोयल की सास ने तो सीधा मना ही कर दी विनय से संबंध बनाने को, पर कोयल के हाथ में कहाँ था कुछ। अब विनय रोज कोयल से वहीं सोने की जिद करने लगा। आओ आओ कोयल, बैठो, खड़ी क्यों हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है मुझसे? तुमसे नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? कोयल, हाँ हाँ बोलिए, आपको क्या कहना है? विनय, जब मेरी सर्विस थी तब मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, और अब मेरी नौकरी जाने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान अधूरा रह गया है। अगर मैंने रुपए जमा नहीं किए तो वह सब पैसा समाप्त हो जाएगा। क्या करूं? मैं तुमसे कहना तो नहीं चाह रहा था, पर मुझे मजबूरी में कहना पड़ा। कोयल बोली, विनय कोई बात नहीं, मम्मी जी को पैसे देकर मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, वह मैं तुम्हें दे दूंगी। उसे तुम अपने पैसे जमा कर देना। उसे तुम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में जमा कर देना। विनय कोयल को गले लगाते हुए बोला, तुम कितनी अच्छी हो। आई लव यू कोयल, आई लव यू। कोयल को कभी भी उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं हुआ था, फिर भी उसको उम्मीद थी कि विनय बदल जाएगा, और अभी अभी तो उसने आई लव यू बोला था। अब विनय रोज रात को कोयल को अपने कमरे में सोने की जिद करने लगा, और अब कोयल के मन से भी ये डर निकल गया था। आखिर उसने सोच ही लिया कि वह विनय की पत्नी है। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो वह जवाब दे सकती है। धीरे धीरे विनय और कोयल में नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक रात दोनों धीरे धीरे प्यार के समंदर में डूबकर एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। एक दूजे से जीवन के सुंदर वादे करने लगे, और दोनों का मिलन हो गया। कोयल को तो विनय से सिर्फ प्यार भरे 2 बोल चाहिए थे, जिनके लिए वह 2 साल से तरस रही थी। आखिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं। उन लोगों की आदत समझते हुए भी कोयल विनय के प्यार से खुद को नहीं रोक पाई। दोनों ने आज से शादीशुदा जिंदगी जीना शुरू कर दी। ऐसे ही प्यार प्यार में 10-15 दिन बीत गए। कोयल को धीरे धीरे लगने लगा, विनय बदल रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। उधर कोयल ने अपनी सारी सेविंग तोड़कर विनय को 5 लाख रुपए दे दिए। विनय बोलता है, कोयल, यू आर द बेस्ट वाइफ। कोयल को गले लगा लेता है। उधर नंदिनी और रेखा आपस में बातें करते हैं। नंदिनी बोलती है, अब तो भैया कोयल को बहुत प्यार करने लगे हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब तुम अपनी सुंदर बहू लाने की इच्छा कैसे पूरी करोगी? रेखा हंसते हुए, मुझे विनय के बारे में सब कुछ पता है। उसकी पसंद नापसंद मुझे अच्छे से पता है। तू चिंता मत कर, बस ये कुछ दिन का ही खेल है। विनय कोयल का हाथ पकड़ते हुए, कोयल, मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। विनय को पैसे देने के बाद कोयल की लाइफ में खुशियां आने लगी थीं। पति पत्नी दोनों एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से कोयल की तबीयत खराब होने लगी। उसको चक्कर आने लगे।
उससे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, ऑफिस भी नहीं जा पाती। मैनेजर बार बार फोन कर रहा था। उसके बावजूद भी कोयल बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती। उसके शरीर में तो जैसे बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी। उधर बॉस फोन पर फोन कर रहे थे और बोले, मुझे नहीं पता था कोयल, तुम इतनी केयरलेस हो जाओगी। कोयल बोली, आई एम सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। बॉस बोलते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी है। अगर देखो तुम जल्दी ऑफिस नहीं आई तो हमें कोई और रखना पड़ेगा। 20 दिन बीमार रहने की वजह से कोयल बहुत कमजोर हो गई थी, पर वह तैयार होकर जैसे तैसे ऑफिस के लिए निकल रही थी। उसकी सास रेखा देवी बोलती हैं, घर का काम करने बोलो तो महारानी की तबीयत खराब है, सब बीमारी की एक्टिंग करती हो। अब देखो, सच धज कर ऑफिस जा रही हो, देखो तो जरा इसको। कोयल, मम्मी जी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए ऑफिस जा रही हूँ। रेखा देवी बोलती हैं, एक बात और सुन ले, जैसे तुम मुझे हर महीने पैसे देती आ रही हो वैसे ही देती रहना, अगर इस घर में रहना है, वरना मैं धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। वहां पर मैनेजर और यहाँ पर सास, दोनों तरफ से कोई भी कोयल को समझने वाला नहीं था। उस दिन ऑफिस तो चली गई, पर कोयल से वहां काम नहीं हो रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और नींद भी आ रही थी। कोयल, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, तुम इस हाल में काम नहीं कर सकती, जाओ घर जाओ, जाकर आराम करो। 6 बजे घर वापस आ गई। आते ही वह चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में अपने बेड पर लेटी। लेटते ही पता नहीं कब उसको नींद आ गई। उसको कुछ पता नहीं लगा। आधी रात को अचानक से उसकी नींद खुल गई। भूख भी बहुत तेज लगी थी, पर उसको कोई खाना खाने के लिए थोड़ा ही बुलाने वाला था। जैसे तैसे चलते चलते वह किचन तक पहुंची, पर किचन में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह बोली, विनय ने भी मुझे डिनर करने नहीं बुलाया, वह शायद थक कर सो गए होंगे। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा है और विनय को अपनी तबीयत के बारे में बताती हूँ, वह मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अब तो बिना डॉक्टर के पास जाए काम नहीं चलेगा। वह धीरे धीरे विनय के कमरे के पास पहुंची। अब तो मैं बिना दवाई के नहीं रह सकती। पर वहां जाकर तो उसके होश उड़ गए। सिया और विनय आपस में बातें कर रहे थे। सिया, OMG, कितना सुंदर सेट है, आई लव यू मेरी जान, थैंक गॉड तुम्हें पसंद तो आया। मुझे तो ये पिछले वाले गोल्ड नेकलेस से ज्यादा पसंद आया, वह थोड़ा ओल्ड फैशन था, ये मेरे स्टाइल का है, बट आई लव दिस वन सो प्रिटी, आई एम सो हैप्पी। कुछ भी नहीं जान, मैं तो पता नहीं क्या क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या लाता तुम्हारे लिए। हाँ प्रिटी तो है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, तुम्हें ये पसंद आया। आगे आगे देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लाता हूँ। सिया, एक बात बताओ, मेरी और अपनी शादी की बात तुमने अंकल जी से करी? हाँ विनय, मैंने शादी के लिए बात किया। हाँ, मैंने डैड से बात कर लिया है, तुम्हें जल्दी एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। पर झूठे, तुम तो बोल रहे थे मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पर हाँ, एक बात तो बताओ, विनय तुम्हारी तो जॉब भी नहीं है, फिर तुमने इतने सारे रुपयों की व्यवस्था कैसे की? और मेरे लिए इतना सुंदर नेकलेस कैसे लेकर आए? पैसे तो मैंने उस कोयल से निकलवाए हैं, बेचारी को लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, जिंदगी भर मैं उसको अपने पास रख लूंगा। मैं फुट, वैसे कोयल है कहाँ? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही, अपने कमरे में बीमार होकर पड़ी हुई है। सिया, तो जाकर उसको डॉक्टर को दिखाओ ना, तुम्हारी वाइफ है। वाइफ? मेरा बस चले तो उसको अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। कोयल को ये सुनकर और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अंदर गई और उसने विनय के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत है, तूने मुझ पर हाथ उठाया? गुस्से में विनय कोयल को मारने जा रहा था, तभी कोयल बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छा हुआ चलो मर गई। सिया, ये क्या बोल रहे हो? सिया कोयल को नजदीक से देखती है। वह बोलती है, चलो विनय, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल? इसके पीछे कौन पैसे खर्च करेगा? बेहतर होगा ये ऐसे ही पड़े पड़े मर जाए। सिया, जो भी हो विनय, ये तुम्हारी वाइफ है। ओके फैन, तुम इसे नहीं ले जाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं इसे अस्पताल ले जाती हूँ। इलाज के बाद कोयल को होश आने लगता है। वह पूछती है, सिस्टर सिस्टर, मुझे यहाँ कौन लाया? सिस्टर, पहले ये सब छोड़िए, एक खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप माँ बनने वाली हैं। सिस्टर ये कहकर चली जाती है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर कोयल की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच गई। अब मेरे बिना बदल जाएंगे, मुझसे और मेरे बेबी से बहुत प्यार करेंगे। उस सिया ने उन्हें फंसा रखा है, वह तो बहुत अच्छे हैं।
अच्छे नहीं होते तो मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आते? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। हॉस्पिटल में पूछने के बाद पता चला कि उसका बिल भी दे दिया गया है। रेखा विनय से, जो भी हुआ बेटा बहुत अच्छा हुआ। ऐसा तुम 2-3 बार कर दो, फिर उसे कलमुही कोयल को तो या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही और 2-3 बार कर ले बेटा। रेखा विनय की बात पर उसको शाबाशी देती है। तीनों साथ साथ हंसते हैं। रेखा, हमारी सबसे बड़ी बला टल जाएगा। कोयल की बीमारी को लेकर कोई परेशान नहीं था, किसी को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि ये लोग तो उल्टे बहुत खुश थे। ठीक उसी समय कोयल भी घर आ जाती है। मम्मी जी, विनय, रेखा, अरे तू जिंदा है अभी तक, मरी नहीं। फिर अपनी गंदी शक्लें लेकर हम लोगों के सामने आ गई। मम्मी जी, आप दादी बनने जा रही हैं। विनय, हम दोनों का बच्चा होने वाला है। कोयल के मुंह से बच्चे की बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए, क्योंकि कोयल की कोख से कोई भी बच्चा नहीं चाहता था। उसके ससुर रमेश तो आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या? ये बच्चे बच्चे का नाटक बंद कर और कान खोलकर सुन ले। हमें तुझसे इस घर का कोई वारिस नहीं चाहिए। बच्चा? रेखा हाथ नचाते हुए बोली, तुझे कहा था ना कि विनय के कमरे में तो जा रही है, पर आगे कोई गुल मत खिलाना। किसका बच्चा लेकर आई है हमारे घर में? बड़ा रोज रोज बन सवर कर जाती थी। आज तक कोयल को उसके रंग रूप को लेकर सुनना पड़ रहा था, आज उसके चरित्र पर भी उंगलियां उठने लगीं। सास ससुर से इतना भला बुरा सुनकर कोयल रोते रोते अपने कमरे में चली गई। उसने ये तो पता था हमाम में सब नंगे होते हैं, परंतु ये लोग भले होने का नाटक करके मन से भी नंगे हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि उनसे अच्छा कोई नहीं। रोते रोते बोलती है, इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि ये विनय का ही बच्चा है। फिर बोलती है कि मैं क्यों सफाई दूं अपने करेक्टर की। अब सच क्या है और झूठ क्या है, ये बताना विनय का काम है, मेरा नहीं। माँ बनने की बात पता लगने के बाद उसके अंदर ताकत आ गई। वह अपने ससुराल में हर किसी से लड़ने को तैयार हो गई। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और सीधा विनय के कमरे में चली आई। विनय, कोयल तुम यहाँ? हाँ, आज से मैं भी इसी कमरे में रहूंगी तुम्हारे साथ। मुझे ये तो पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर अब तो तुम्हारा बेबी होने वाला है। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मेरे पेट में आपका ही बच्चा है। क्या हम हमारे बच्चे के लिए एक साथ खुश नहीं रह सकते? कोयल की बातें सुनने के बाद विनय ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। शायद वह भी बाप बनने की खुशी से खुशी था, पर कोयल को ये जताना नहीं चाहता था, मेरा बच्चा होगा, पापा बनने जा रहा हूँ। ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? जो भी हो, अब मुझे अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मेरे बेबी को मैं कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। ओ गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। रेखा, क्या सोच रहा है बेटा? मैं बहुत खुश हूँ माँ। कोयल कैसी भी दिखे, वह दिल की बहुत अच्छी है। और इन सब बातों को तो छोड़ दो, मेरा बच्चा होने वाला है, मुझे उसका भविष्य सोचना है। रेखा, तू पागल हो गया है, तेरा बच्चा? हंसते हुए, हा हा हा, 10-12 दिन साथ रहने से बच्चा होने का कितना चांस है, ये दिमाग से सोच। इस कोयल की बच्ची को बिना इंटरव्यू दिए नौकरी कैसे मिल गई, और वह भी इतने पैसों की? क्या चक्कर चल रहा है इसका इसके मैनेजर के साथ? एक फोन कॉल के बाद ही इसको जॉब मिल गई, वह भी 1 लाख तनख्वाह। क्या बोल रही हो मम्मी? विनय, कोयल, नहीं नहीं माँ, कोयल ऐसी नहीं हो सकती। विनय, छोड़, बस वह भोली भाली बनने का नाटक करती है। नादान बेटा, अभी तो ऐसे लोगों को समझ नहीं पा रहा है। जो मैं बोली उसके बारे में अच्छे से सोचना। विनय की माँ ने दोनों की जिंदगी में जहर ही घोल दिया। अगली सुबह कोयल की तबीयत ठीक नहीं लगती, उसको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही होती है। वह नीचे बैठ जाती है। विनय कमरे में आते हुए, क्या हुआ कोयल, ठीक तो हो ना? नंदिनी, 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 क्या हुआ भैया? कोयल की तबीयत ठीक नहीं है, जा उसके पास बैठ जा। विनय, तू पागल हो गया है क्या? चाहे कितना भी प्यार कर ले, वह बच्चा तेरा तो नहीं हो जाएगा। पता नहीं किसका गंदा खून है। तुम क्या इस कोयल के साथ सारी जिंदगी बिताने की सोच रहे हो? अभी से उस बच्चे को खत्म करना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं कर सकते। जरा सोच समझ ले। विनय की माँ विनय को समझाते हुए बोली। अपने बेटे के दिमाग में जहर भरती रही। उधर नंदिनी, कोयल के कमरे में ऐसा भी क्या हुआ है, क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? कोयल, कैसा ड्रामा नंदिनी? अभी तुम छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। नंदिनी, मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ प्लीज। जब नंदिनी कोयल के लिए पानी लेकर जा रही थी, तभी कोयल के ऑफिस से फोन आता है और वह मैनेजर से बात करती है। मैंने कितना कुछ किया कंपनी के लिए, और जब अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है? वह मुझे फायर कैसे कर सकती है? मैनेजर,
कोयल, तुम्हें तो पता ही है, कंपनी ऐसे ही डिसीजन लेती है। कंपनी को तो अपने काम से मतलब होता है। सर, आप तो हायर अथॉरिटी से बात कर सकते थे। जब भी आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए, यू कैन जॉइन अस। हे भगवान, क्या करूं? क्या भाभी, आपको जॉब से निकाल दिया गया? हाँ नंदिनी, 1 महीना हो गया है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रमेश, रेखा से कुछ भी करो, उसका बच्चा हमारा नाम लेकर पैदा नहीं होना चाहिए। आप तो बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। क्या करूं? कब का उसे धक्का मारकर घर से बाहर कर देती, पर हर महीने इतने पैसे जो देती है मुझे, जिससे घर खर्च भी चल जाता है और मैं बचा भी लेती हूँ, इसीलिए अब तक उसे बर्दाश्त कर रही थी। नंदनी आते हुए बोलती है, आज भाभी को ऑफिस से निकाल दिया, उन्हें फायर कर दिया है, क्योंकि वह 1 महीने से कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। आगे और पैसे नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि भाभी की जॉब चली गई। जॉब चली गई। अब तो मैं उसे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मैं उसे 1 मिनट भी घर में नहीं रहने दूंगी। विनय, बेटा देखा तूने, प्रेगनेंसी की बात सुनते ही उसके मैनेजर ने कोयल को कंपनी से बाहर निकाल दिया। मैं कह रही थी कि जरूर उसका भी चक्कर चल रहा है। अपने पकड़े जाने के डर से मैनेजर ने सही वक्त पर सही डिसीजन ले लिया। अब तू क्यों देर कर रहा है? उसको क्यों नहीं घर से धक्के मार कर निकालता? विनय, सही कहा था मम्मी आपने, जरूर उसका अपने मैनेजर से कोई चक्कर है। वह उसके बच्चे को मेरे सर पर थोप रही है। अब वह यहाँ पर भी 1 मिनट नहीं रह सकती। कोयल, कोयल, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? कंपनी से तो निकाल ही दिया है, अब इस घर से भी निकल। आपको तो कंपनी की पॉलिसी अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं ना, मैं महीना भर काम नहीं किया। कोयल, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। सामान बांध, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, और अभी के अभी यहाँ से निकल जा। पता नहीं किसका खून है, गंदा खून, निकल यहाँ से। सुन लो विनय, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये आपका ही बेबी है और ये यहीं पैदा होगा। विनय, आप तो मुझसे प्यार करने लगे थे, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तेरी शक्ल तो प्यार के काबिल ही नहीं है कोयल। मुझे प्यार नहीं करते तो अस्पताल क्यों लेकर गए थे? हॉस्पिटल क्यों दिखाया आपने मुझे? पड़े पड़े मुझे यहीं मर जाने देते। अस्पताल? मैं नहीं, वह सिया लेकर गई थी। सिया लेकर गई थी। रेखा, बेटा टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी से इसको घर से निकाल दे, ये ऐसे नहीं मानेगी। नंदिनी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। मम्मी, भाभी तो बहुत टैलेंटेड हैं, उन्हें और कितने अच्छे अच्छे जॉब मिल जाएंगे, फिर उन्हें ऐसी हालत में। रेखा नंदिनी से, तू कब से इसकी तरफ होने लगी? ए विनय, देर मत कर, जल्दी से उसे धक्का मारकर निकाल दे। विनय को तो कोयल के पेट में पल रहे बच्चे को लेकर पूरा डाउट हो गया था। अब तो सिर्फ उसे रेखा देवी की बात समझ आ रही थी। विनय ने गुस्सा होकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। कोयल घर से बाहर खड़े होकर सोचने लगती है, कितने गंदे लोग हैं। उसके मन में अनगिनत प्रश्न चल रहे थे, कभी एक प्रश्न तो कभी दूसरा। फिर उसने अपने मन को ढांढस बंधाया कि अच्छा हुआ, चलो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं अपने बच्चे को अपने ढंग से परवरिश दूंगी। यहाँ रहता तो इनके जैसा ही बन जाता। मन में प्रश्नों का भंवर जाल एक के बाद एक उलझने पर कहीं भी विराम नहीं ले रहा था। वह सोचने लगी कि एक नारी की अलग पहचान क्या है, उसकी क्या अहमियत है? क्या कुछ भी नहीं? जिस पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाए वह उसी धर्म उसी जाति की हो जाती है। क्या पति उसकी पहचान है? वह अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, ना रो सकती है। उसे अपने लिए घर का एक कोना ढूंढना पड़ता है। संभवतः किसी गुलाम को भी इतनी गुलामी नहीं करनी पड़ती होगी जितनी एक नारी करती है। और यदि पति से किसी कारणवश संबंध छूट जाए तो उसकी जिंदगी में बेबसी छा जाती है। मन से टूटती बिखरती नारी को वक्त के थपेड़े ही मिलते हैं, कभी चैन नहीं मिलता, कभी मन कहता आधुनिक काल में नारी पूर्ण स्वतंत्र है, वह पुरुषों के समान कार्य करती है। संस्कार ही नहीं, शिक्षा भी ले रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। वह अब तो आजाद हो गई है, आत्मनिर्भर है, कहीं और नौकरी ढूंढ लेगी, स्वयं को अपने बच्चे के पालने के लिए तैयार करेगी। अचानक उसके मन में प्रश्न आया, सिया तो उसको कभी पसंद नहीं करती थी, फिर सिया उसको क्यों अस्पताल लेकर गई? ये प्रश्न उसके लिए प्रश्न ही बन गया था। कोयल विचारों में उलझी रही, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में सेठ रायचंद के पास पहुंच जाती है। 4 साल बाद कोयल को इस अवस्था में देखकर रीमा और रायचंद परेशान होते हैं। रायचंद जी बोलते हैं,
मुझे तो रमेश जी सज्जन आदमी लगते थे, मुझे नहीं पता था अंदर से कितने गलत संस्कारों वाले आदमी हैं। रीमा कोयल को अंदर लेकर गई। उन्होंने उसको अच्छे से खाना पीना खिलाया और बोली, बेटा अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं, अब तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रहो। कोयल भी भावुकता के साथ बहने लगी और वह रोने लगी। परिस्थितियां देखो क्या क्या करवाती हैं। रीमा जी ने उसको समझाया कि बच्चे के लिए तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। देखो तुमने अपनी क्या शक्ल बना ली है, जरा कभी देखो तो सही। कोयल को थोड़ा समय लगा। उसके मन में तो अभी भी विनय से बहुत प्यार था। उसको लगता था ये लोग उसकी कोई खैर खबर लेंगे, परंतु उनके मन में तो कोयल के लिए कोई भाव ही नहीं बचे थे। होते भी क्यों, क्योंकि उन्हें तो एक सुंदर और पैसे वाली लड़की चाहिए थी, उन्हें घर को संभालने संवारने वाली कोयल नहीं। आखिरकार लालची लोग कोयल को रखकर भी क्या करते हैं, क्योंकि अब तो कोयल की नौकरी भी चली गई थी। सारी बातें सुनने के बाद रायचंद बोले, मुझे माफ करना बेटे, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, इसमें मेरी किस्मत का कोई दोष रहा होगा। मैं उन लोगों के लिए रो रो कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और मैं उन लोगों को सबक सिखाकर रहूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पेट में मेरा अंश पल रहा है। मैं उसको पैदा करूंगी और उसको अच्छे संस्कार दूंगी। पर अंकल जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ऐसे लोगों के चुंगल में जाने से बच गई। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मैंने उसकी पसंद को एक चांस ना देकर, उसकी बात ना मानकर गलती की है। मैं अपने अहम में आ गया था। पीहू पराग के साथ बहुत खुश है, मुझे माफ कर दो बेटा। दोनों हाथ जोड़ते हुए सेठ रायचंद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वह कोयल को हमेशा के लिए साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। रीमा भी उसका बहुत ध्यान रखने लगी थी। उनको लगने लगा जैसे उनकी पीहू ही उनके पास वापस आई है। बेटी ये फ्रूट्स तो खा लो, ऐसे के ऐसे ही रखे हैं। आंटी मैं कितना खाऊंगी, आप मुझे दिन भर खिलाते ही रहते हैं। कोयल सेठ रायचंद जी के घर बहुत खुश थी। दोनों पति पत्नी उसका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही महीनों गुजर गए और उसका प्रसव का टाइम भी आ गया। उसने बहुत सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। कोयल का बेटा बिल्कुल विनय जैसा लगता था। वह अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसने अपना सारा समय अपने बेटे की परवरिश में लगाना शुरू कर दिया। उधर से सेठ रायचंद और रीमा भी बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उनकी हवेली में तो मानो रौनक आ गई थी। कोयल ने अपना सारा गम भुला दिया। रीमा, बेटा कोयल, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है। आज हमें अपने बेटे को चेकअप के लिए लेकर जाना है। हाँ हाँ आंटी अभी आई। जी आंटी, हम माँ बेटे दोनों तैयार हैं। चलिए आंटी। हाँ चल चल बेटा, हमारे आने के बाद तेरे अंकल जी को वृद्धाश्रम भी जाना है। जी आंटी चलिए, दोनों अस्पताल के लिए चल देती हैं। आंटी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, एक क्या 10 बात पूछ लो, अभी अस्पताल आने में काफी टाइम लगेगा। आंटी, अंकल जी वृद्धाश्रम क्यों जाते हैं? क्या उनका कोई वृद्धाश्रम में है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, पर वहाँ रहने वाले हर किसी को वह अपना मानते हैं और हर महीने वृद्धाश्रम को चंदा भी देते हैं। उन्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें सबकी मदद करने में खुशी मिलती है और जब वो खुश होते हैं तो उन्हें देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। कोयल खुद से, अंकल जी कितने नेक इंसान हैं, मेरा बेटा कितना खुशकिस्मत है जो उसकी यहाँ परवरिश हो रही है। कोयल गाड़ी से बाहर देख रही थी। वह सोच रही थी कितना हसीन नजारा है, ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है, भोर कितनी सुहानी लग रही है, कितनी सारी दुकानें हैं, कितनी चहल पहल है। रीमा कोयल से, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, बस ताजी हवा का आनंद ले रही हूँ, देख रही हूँ सब अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं। पर शायद मेरी तो किस्मत में परिवार है ही नहीं। बचपन में माँ गुजर गई और कैंसर ने पापा को भी छीन लिया। सोचा था शादी के बाद एक परिवार मिलेगा, शादी होने के बाद वह लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। बेटी धीरज रखो, जो ईश्वर ने दिया है उस पर खुश रहो। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, उनको उनके करे की सजा अवश्य मिलेगी। बाहर का नजारा देखते देखते अचानक उसकी नजर एक कॉफी शॉप पर पड़ी, जहाँ पर विनय और सिया एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। विनय, आज मैंने पूरे 1 साल के बाद विनय को देखा है। उसने सोचा,
कि अब तो इन दोनों ने शादी कर ली होगी और अपना घर बसा लिया होगा। मुझे इन दोनों के बारे में नहीं सोचना। मुझे इन दोनों की क्या चिंता करनी। कौन सा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं तो अपना पूरा ध्यान अपने बेबी को पालने में लगाती हूँ। विनय, सिया तुम मुझसे शादी कब करोगी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो 1 साल हो गया है। सिया, विनय इतनी भी क्या जल्दी है। अभी मेरा प्रमोशन तो होने दो। और अभी तो तुम्हारी बहन भी घर पर बैठी है। पहले उसकी शादी करो, फिर हम अपनी शादी की सोचते हैं। बिना सिया से, मैं सब समझ रहा हूँ। सिया, तुम हमारी शादी की बात पर इतनी आनाकानी क्यों करती हो? अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। देखो, मैं शादी के मामले में मेरे दिमाग में काफी कंफ्यूजन चल रही है। विनय, क्या कंफ्यूजन? बताओ किस लिए? तुम्हारी मेरी शादी के लिए। जैसे तुमने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया, उसको घर से धक्का मारकर निकाल दिया। क्या पता कल को तुम मेरे साथ भी शादी के बाद ऐसा ही करो। विनय, सिया तुम पागल हो क्या? कोयल और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ कोमल और कहाँ तुम। मैंने तो उससे कभी भी प्यार नहीं किया। खैर, ये सब बात छोड़ो। तुम बताओ मुझे, तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना होगा, जिससे तुम मुझ पर भरोसा कर सको। सिया, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। बिना शादी सिर्फ एक विश्वास का ही रिश्ता है, जिसने हम दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। तुम अपना घर मेरे नाम कर दो। मुझे भी यकीन हो जाए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मुझे कभी भी घर से बाहर नहीं निकालोगे बिना कुछ चिंता में पड़ते हुए। घर घर तो मम्मी पापा का है। मम्मी पापा का क्या होगा? सिया, मैं उन्हें घर से निकालने का थोड़ी ही कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ बस तुम्हारा विश्वास पाने के लिए, घर अपने नाम करवाने के लिए कह रही हूँ। रहने दो विनय, मुझे पता था कि जब तुम्हारा मन मेरे से भर जाएगा, तुम तब मुझे कोयल की तरह घर से बाहर निकाल दोगे। सिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। सिया, आई एम प्रोमिस यू, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा। सिया, विनय तुम कितने अच्छे हो। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। चलो सिया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये काम भी कर दूंगा। फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी। बोलो सिया। सिया, जिस वजह से मैं उससे शादी करने के लिए डर रही थी, वह वजह तो शायद समाप्त हो गई थी। दोनों शायद शादी करके बहुत खुश रहेंगे। दिन महीने साल ऐसे ही गुजरते रहे। धीरे धीरे 5 साल हो जाते हैं। इधर कोयल का लड़का भी बड़ा हो जाता है, और वह एक दिन सुबह अपनी मम्मी से बोलता है, आज मुझे आपको कुछ सरप्राइज देना है। आप मेरे साथ चलना। मुझे आपके साथ घूमना है। कोयल भी पुरानी बातें भूलकर अपने बेटे राघव के साथ बहुत खुश थी, और उन्हें सेठ रायचंद और रीमा देवी का भरपूर प्यार मिल रहा था। एक सुबह सेठ रायचंद अपनी पत्नी से बोले, हमारी जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है। हमें कोयल के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए। वह बेचारी अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी? रीमा जी बोलती हैं, वह बहुत बहादुर है। वह सब संभाल लेगी। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। और वैसे हाँ, आपकी बात सही है। हम अपना रोहतास नगर वाला घर और जमीन कोयल के नाम कर देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। कोयल, आंटी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? अंकल आंटी, मैंने 3-4 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सेठ रायचंद बोलते हैं, नौकरी? क्यों बेटा, क्या तुम्हें किसी बात की तकलीफ है? कोयल, नहीं नहीं अंकल जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, और अब तो मेरा राघव भी 5 साल का हो गया है। अब मैं आराम से नौकरी कर सकती हूँ। मेरा समय भी कट जाएगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। पर हाँ, कल मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। तुम इंटरव्यू पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। कोयल मन में सोचती है, इस घर में हर कोई मुझे सरप्राइज देता रहता है। अभी राघव मुझसे कह रहा था, और अब आंटी कह रही हैं सरप्राइज। यही सोचते सोचते कोयल का पूरा दिन बीत रहा था। वह सोचे जा रही थी, क्या सरप्राइज उसे कल का इंतजार था। अगली सुबह राघव का काम करके ऑफिस इंटरव्यू के लिए निकलने वाली होती है। वह बोलती है, आंटी अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। रीमा, अरे जो तेरे लिए सरप्राइज है, क्या उसको बिना देखे ही चली जाएगी? क्या सरप्राइज है आंटी? आप ऐसे ही कल से पूरी पहेलियां बुझा रहे हैं। इतने में पीहू सामने से आते हुए दिखती है। कोयल पीहू से, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं लगा। आंटी ने भी मुझे नहीं बताया।
पीहू कोयल के गले लगते हुए। अच्छा बोल कोयल, सरप्राइज कैसा लगा? कोयल, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती। अगर मैं पहले बता देती तो मैं तुम दोनों के चेहरे पर ये खुशी कैसे देखती। पीहू कोयल दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। कोयल बोलती है, दो बेस्ट फ्रेंड इतने सालों के बाद मिलकर बहुत खुश थे। पीहू कोयल से बोलती है, मुझे माफ कर दो कोयल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अगर मैं ये सब नहीं करती तो तुम्हारी जिंदगी कभी खराब ना होती। मेरे मम्मी पापा और मैं तेरे लिए जितना भी कर लें सब कम है। तेरे गुनहगार हैं हम सब, हमें माफ कर दो। कोयल पीहू से, ऐसी कोई बात नहीं है पीहू, सब वक्त करवाता है। ये सब मेरे नसीब का खेल है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तेरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब इतना मत सोच, मैं ठीक हूँ। अब तुझे इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे शाम को बैठकर भी ढेरों बातें करूंगी। अभी मुझे एक इंटरव्यू के लिए निकलना है। पीहू बोलती है, सीके एंटरप्राइजेस कंपनी में जाओ, वहाँ एचआर से बात कर लो, बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। वहाँ तुम्हारा कॉल लेटर तैयार है और बस वह लेकर आ जाओ। कोयल, मैंने तो ऐसी किसी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दिया। पीहू, अरे बाबा कोयल, जाओ तो सही, बाद में आकर सवाल जवाब करना। अरे तेरे को इतना सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि कोई तो है जो तेरी अनजाने में मदद कर रहा है और तेरे लिए लड़ रहा है। कौन है पीहू, बताओ ना। रुक जा कोयल, वक्त आने पर सब पता लग जाएगा जल्दी। कितने सवाल करती है। कोयल, इतना लंबा सफर करके मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूंगी। हाँ कोयल, तुम भी अपना कॉल लेटर लेने चली जाओ। हम दोनों बैठकर शाम को ढेरों बातें करेंगे। पीहू के कहने पर सीके एंटरप्राइजेस कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग हो गई। अब वह रोज जॉब पर जाती। अब कोयल को बहुत अच्छा लगने लगा था। वह शाम को अपने बेटे के साथ समय बिताती और किसी के बारे में सोचने का उसके पास वक्त ही नहीं था। एक दिन सुबह कोयल सोचती है, कैसे हैं ये लोग, मेरी तो कोई खैर खबर ही नहीं ली। मैं जिंदा हूँ या मर गई। पर विनय ने तो अपने बेबी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब तो सिया और विनय, उन लोगों की शादी भी हो गई होगी और उनका खुद का बेबी भी हो गया होगा। मम्मा मम्मा, राघव आवाज देता है। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, आप अपने ऑफिस के काम में रोज व्यस्त रहती हैं। आज तो संडे है, तो आज आप मेरे को घुमाने लेकर चलेंगे। आज आपको मेरे साथ चलना ही होगा। कोयल राघव से, बेटा बताओ तो सही, आप मुझे कहाँ घुमाने लेकर जाएंगे? मम्मा छोड़िए ना, सरप्राइज है। जब आप चलेंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा। थोड़ी देर में तैयार होकर कोयल और राघव घूमने के लिए जाते हैं। कोयल पीहू से बोलती है, तुम भी हमारे साथ घूमने चल लो, थोड़ी देर में घूम कर आ जाएंगे। कोयल से, नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। वैसे भी आज पराग आने वाले हैं और मेरी एक करीबी दोस्त भी आ रही है। मुझे यहाँ रहकर तैयारी करनी है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर राघव के साथ घूम कर आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर पराग और तुम्हारी दोस्त के लिए खाना बनाएंगे। कोयल, तुम जाओ, जब आ जाओगी तो हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। दोनों चलते चलते एक बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। कोयल बोलती है, राघव, मुझे तो ये वृद्धा आश्रम की बिल्डिंग लग रही है। तुम यहाँ क्यों रुक गए? मम्मी, मैं तो यहाँ नाना जी के साथ यहाँ रोज आता हूँ। चलो चलो मम्मी, अंदर चलते हैं। कोयल के लिए ये जगह एकदम अलग थी। कोयल धीरे धीरे चलते हुए सबको देख रही थी। थोड़ी देर बाद राघव, मम्मा देखो, नाना जी भी आए हैं। सेठ रायचंद, अरे बेटा तुम, चलो बेटा, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। सेठ रायचंद भी अपने किसी काम में व्यस्त हो गए और राघव भी खेलने में मस्त हो गया। इतने में किसी असहाय वृद्ध औरत की नजर राघव पर पड़ी। उसका मन राघव को अपने पास बुलाने के लिए बार बार करने लगा। उसमें तो उसे विनय की झलक दिख रही थी। वह उसको बिल्कुल हूबहू विनय जैसा लग रहा था। वह राघव को अपने पास बुलाना चाहती थी। वह मन में सोचती है, ये बच्चा यहाँ रोज आता है और वह हूबहू मेरे विनय जैसा लगता है। मेरा मन करता है कि उसे पास बुलाकर ढेर सारा प्यार करूं और अपने सीने से लगा लूं। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं, विनय की माँ है। उसने हिम्मत करके राघव को अपने पास बुलाया और उससे बातें करने लगी। वह राघव से पूछती है, बेटा तुम अकेले आए हो? नहीं, मैं तो अपनी मम्मा के साथ आया हूँ। वह देखो, मेरी मम्मा आ रही हैं, दूर से ही सही। पर विनय की माँ ने कोयल को पहचानने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की। कोयल, आप यहाँ इस हालत में? रेखा, मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद आज मैं उस गलती की सजा भुगत रही हूँ। वैसे हाँ, क्या बुलाया आपने? कोयल, ओहो, आप तो वही कहिए ना,
काली कलूटी बदसूरत करमजली कलमुही। रेखा दुखी होकर रोते हुए, बेटी मुझे माफ कर दो मुझे बेटी। इतने में सेठ रायचंद, आप लोग माफी के काबिल नहीं हैं। आप में तो इंसानियत नहीं है। आप तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। मैंने तो पता होते हुए भी आपको यहाँ रहने दिया, नहीं तो आप दर दर की ठोकरें खा रहे होते। चलो कोयल चलो, इन पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग हैं ही ऐसे, इन्हें अपने किए का फल अवश्य मिलना चाहिए। कोयल इससे पहले कुछ पूछती, सेठ जी उसको अपने साथ घर ले आते हैं। रास्ते में कोयल पूछती है, अंकल जी आपको पता था तो आपने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? इन लोगों की इतनी हालत खराब हो गई है। सेठ रायचंद, बेटा सब अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। इन्होंने तुम्हारे साथ कौन सा कुछ अच्छा किया था? और मैं बताता तो क्या बताता? वह मन में सोचती रहती है। वक्त की चाल तो देखो कितनी अलग है। इसी उधेड़बुन में सोचते सोचते घर आ जाता है और वह घर आकर पीहू के साथ तैयारी करने में लग जाती है। कोयल सेठ रायचंद से बोली, विनय की माँ इस हालत में, ऐसा क्यों? बेटी पिछले 6 सालों में बहुत कुछ बदला है। तुम्हारी जिंदगी में बीते हुए कल का एक भी पल आए जो तुम्हारी खुशियां छीन ले, तुम्हारे मन में उदासी ला दे, इस वजह से हमने कुछ नहीं बताया। तुम अपने बेटे के साथ खुश थी और हम भी तुम्हें देखकर खुश थे। कोयल, मैं इन लोगों को कब का भुला चुकी हूँ। मेरे को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे सच जानना था। सेठ रायचंद, अगर बेटी तुम्हें सच जानना है तो घर चलो। पीहू की जो गेस्ट आने वाली है वही तुम्हें सारा सच बताएगी। कुछ समय के बाद सेठ रायचंद, कोयल, राघव घर पहुंचे। कोयल के मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे, पर जैसे ही ड्राइंग रूम में पीहू के साथ सिया को बैठे देखा, सिया को वहां देखकर कोयल एकदम से चौंक गई। पीहू, सिया इनसे मिलो, ये मेरी बचपन की दोस्त है कोयल। सिया, हाय कोयल, कैसी हो तुम? सिया, तुम? पीहू, अब तक तुम्हारी लड़ाई सिया ही लड़ रही थी। कोयल, मेरी लड़ाई सिया लड़ रही थी? हाँ कोयल। कोयल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिया कोयल को एक एक करके सारी बातें बताने लगी। पीहू और सिया विदेश में एक साथ पढ़ते थे, दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। पापा मेरी और पराग की शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो मेरे पास घर छोड़कर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, मैंने सिया को कॉल लगाया। सिया, मैंने सुना है मेरी सहेली कोयल की शादी विनय से हो गई है। शादी और विनय के साथ? ये क्या कह रही हो तुम? जरा तुम उसका ध्यान रखना, तू तो विनय के पड़ोस में ही रहती है। पीहू, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, विनय अच्छा लड़का नहीं है। उसके बहुत लड़की के साथ अफेयर हैं। उसके साथ घर बसाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। सिया विनय के पड़ोस में ही रहती थी और उसका विनय के घर अच्छा आना जाना था। सिया, अब तू ही कुछ कर, तू ही तो उसके पास में रहती है। उसके घर जाकर देखना वह मेरी कोयल के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। मुझे कोयल को लेकर बहुत चिंता हो रही है। पीहू ने रिक्वेस्ट की सिया को विनय के घर पहुंचने के लिए। विनय की मम्मी तो सिया को बचपन से ही बहू बनाने के सपने संजोए हुए थीं। सिया तो उनका कोयल के प्रति व्यवहार देखकर समझ गई, ये लोग बिल्कुल नहीं बदले, और उसने फिर पीहू से बात कर सब प्लान सेट कर लिया। पीहू सिया से, इन्होंने मेरी दोस्त को जिस हालत में घर से धक्के मारकर बाहर किया है, मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर धीरे धीरे सिया ने विनय से उसका घर अपने नाम करवा लिया। कहानी यहीं से शुरू होगी। पीहू, तुम देखती जाओ मैं क्या करती। सिया, अब तो मैंने घर भी तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? मैं फुट विनय, शादी तुमसे? तुम्हें तो लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने जिस हालत में अपनी पत्नी को बाहर निकाला है, ये देखने के बाद भी मैं तुमसे शादी की सोच सकती हूँ क्या? रेखा, ये क्या बोल रहा है? तूने हमारा घर इसके नाम कर दिया? जी हाँ, कब का कर चुके हैं, और जल्दी से घर खाली कर दीजिएगा। अंदर से रमेश बोलते हुए आते हैं, ये मेरा घर है, मेरा घर। जोर से हंसते हुए, ये आपका घर था, अब ये मेरा घर है, और आप लोग जल्दी से अपने कपड़े लीजिए और घर से बाहर निकलिए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बेसहारा लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उसको घर से भगाकर खड़ा कर दिया। यही तुम्हारी इंसानियत है ना? सूद समेत आपसे बदला लूंगी। जितनी जल्दी हो सकता है घर से बाहर निकलिए। सिया अपनी असलियत दिखाकर घर से बाहर निकल आई। विनय के पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी तबीयत खराब हो गई। उनको हार्ट अटैक आ गया। रेखा नंदिनी को फोन करती है, बेटा नंदिनी, हम दोनों तो बुढ़े हो गए हैं और तेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या तू हम दोनों को अपने घर नहीं रखेगी? और तुझे पता है तेरा भाई कैसा है? नंदिनी,
नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। आपने भैया का तो घर बसने नहीं दिया, मेरा घर भी खराब कर दोगी। और आपने भाभी को जिस हालत में घर से बाहर निकाला था, वह अच्छा नहीं किया था। भैया और भाभी का घर बसने जा रहा था, तो आपने कितनी सारी तरकीब लगाकर, झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर उनका घर बसने से पहले ही खराब कर दिया। नहीं, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकती। आप मेरा घर भी बसने से पहले ही खराब कर दोगी। आप यहाँ ना आए तो बेहतर होगा। अब विनय के पास कुछ नहीं बचा था, ना जॉब, ना घर, ना पैसे। रेखा, विनय, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। क्या जरूरत थी प्यार में अंधा होकर ये घर सिया के नाम करने की? नहीं मम्मी, ये सब आपके और पापा के कारण हुआ है। आपने ही कभी मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया, और मैं कोयल से प्यार करने भी लगा था। आपने ही मुझे गलत रास्ता दिखाकर उठाया और उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता था कोयल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर हम एक साथ रहते तो ये घर जन्नत हो जाता। आपने ही मेरी पत्नी के लिए मेरे दिमाग में गंदगी भरकर इस घर से निकालने के लिए मजबूर किया। अब विनय का अपनी मम्मी पापा के साथ रोज झगड़ा होता था, रोज रोज दारू पीकर आने लगा था, और रमेश की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। अब वह चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। विनय, तेरे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और तू दारू पीता रहता है। मेरे पास दवाइयों के लिए कोई पैसे नहीं हैं। जाओ, उन्हें यहाँ से लेकर किसी वृद्धा आश्रम में चली जाओ। विनय की मम्मी विनय की बर्बादी देख नहीं पाई और अपने पति को लेकर किसी वृद्धा आश्रम की ओर चली गई। मैं तो सोच रही थी विनय और तुमने शादी कर ली होगी और तुम दोनों मजे से रह रहे होगे। विनय कहाँ है? विनय कैसे हैं अब? सिया, विनय जी रिहेबिलिटेशन सेंटर में हैं। जो कुछ उसके साथ हुआ, शायद उसके बाद उसका यही हाल होना था। डॉक्टर बोलते हैं विनय में अब जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं बची है। इतना सुनते ही कोयल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह विनय से प्यार जो करती थी। कोयल, क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन कोयल अपने बेटे को लेकर विनय को देखने पहुंच गई। विनय, विनय, तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये देखो तुम्हारा बेटा राघव। कोयल विनय का माथा सहलाती हुई बोली। विनय, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। विनय, मेरा बेटा, सिस्टर। अरे, ये 5 साल में पहली बार कुछ बोले हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर विनय पहली बार कुछ बोला। अब उन दोनों को देखकर उसके अंदर जीने की वापस इच्छा होने लगी और उसमें धीरे धीरे सुधार होता चला गया। सच कहा है, प्रेम तो ऐसी चीज है जो बंजर को भी उपजाऊ बना दे, सोए हृदय में प्यार जगा दे, अपने जज्बातों का मोल बता दे। धीरे धीरे विनय ठीक होता चला गया। कोयल अपने बेटे राघव के साथ रोज विनय से मिलने आती। अब विनय पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सिया ने भी वह घर कोयल के नाम कर दिया। उसको घर से कोई लालच नहीं था। वह तो सिर्फ इन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। कोई भी लड़की खराब नहीं होती। काली गोरी से क्या होता है, उसका दिल देखना चाहिए। सब घर जाने लगते हैं। कोयल अपने सास ससुर के पास वृद्धा आश्रम जाती है और उनसे बोलती है, आप घर चलिए। रेखा और रमेश बोलते हैं, बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। तुम और विनय अपनी जिंदगी की शुरुआत करो और खुश रहो। हम यहाँ अपने ही हाल में खुश हैं। हमें अपने किए की सजा भुगतने दो। राघव और कोयल बोलते हैं, हम तुम्हारे बिना घर नहीं जाएंगे। दादा दादी जी, प्लीज आप घर चलिए, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। राघव और कोयल के बहुत जिद करने के बाद रेखा और रमेश घर आते हैं। अब रेखा कोयल को बदसूरत कलमुही नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी और बेटी कहकर बुलाती हैं। सबके साथ मिलकर रहने से घर में खुशियों का माहौल आ जाता है। कोयल और विनय की सेवा करने से रमेश जी भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगते हैं। दोस्तों के सहयोग से कोयल का घर फिर से बस गया। ऐसे दोस्त हर किसी को कहाँ नसीब होते हैं जो किसी का बिखरा हुआ घर बसाने में मदद करें। दोस्तों की मदद और सेठ रायचंद और रीमा की सूझबूझ से कोयल का घर फिर से बस गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।